देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन आपका एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा। कह रहा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कोण जो आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा। देखिए, ये रहा हमारा आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु है। इस पर जो अभिलंब डाला गया है तीनों के तीनों एक ही तल में है। ठीक है, यही होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम है ठीक है कि ये आपतन कोण, ठीक है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके आगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण बीच में अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर बीच में कोई ऐसा वस्तु रख दिया जाए जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर कुछ अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो जो अंधेरा क्षेत्र बनेगा उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो रियल में मिलेगा उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, और यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा ही बनेगा। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक में क्या था कि मिल रही थी, लेकिन काल्पनिक में मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। जो काल्पनिक किरण होता है वह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह हमेशा सीधा बनेगा। देखिए, यह दर्पण के पीछे बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। देखिए थोड़ा सा वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, एक बार लिखेंगे वास्तविक और यह हमारा काल्पनिक। ठीक है, देखिए वास्तविक में 1 नंबर, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और जो काल्पनिक होता है यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए तो समझते हैं हम लोग विवर्तन।
विवर्तन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, 180 डिग्री के कोण पर घूम गया है, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग यहाँ पर नीचे हो गया है और नीचे वाला भाग ऊपर हो गया है। ठीक है, अगर देखिए पार्श्व विवर्तन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बाएं और बायां वाला भाग दायां हो जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए, अगर देखिए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा अगर वह समतल होगा उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ भी है। कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है और यह पार्श्व परावर्तित होता है। ठीक है, पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या होता है कि दायां वाला भाग बाएं में और बायां वाला भाग दाएं में दिखेगा आपको। देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो। ठीक है, देखिए जितना दूरी पर वस्तु रखेंगे हम लोग दर्पण के सामने उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। देखिए देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से यानी कि लगातार अच्छा से प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ठीक है, जिसका एक भाग को हम मतलब कलई कर दिया गया यानी कि रंग दिया गया हो उसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण जो होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। देखिए समतल दर्पण के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके हैं थोड़ा सा पीछे, अभी जस्ट एक बार थोड़ा सा फिर जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा, यानी कि एक बगल से क्या किया गया है आपको, एक बगल से ये जो आप पीछे डॉट डॉट देख रहे हैं इसका मतलब है पीछे से इसे रंग दिया गया है, ऊपर से चिकना है। ठीक है, इससे ही हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। और देखिए एकदम समतल, एकदम बराबर है। देखिए यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब 2v मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब दिखेगा दर्पण में वह 2v मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दिखेगा, यानी कि 2 गुना स्पीड से उसका प्रतिबिंब आपको दर्पण में दिखाई देगा। देखिए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कि जो गोलीय दर्पण होता है वह हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा का होता है उत्तल दर्पण। यह दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए तो भी आई, इसे याद कर लेंगे। देखिए अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यानी कि इसका जो परावर्तक सतह है, देखिए ये इसका जो परावर्तक सतह है वह अंदर की ओर दबा है,
ठीक है, यानी कि इसको इधर से कलई कर दिया गया है और ये अंदर से दबा हुआ है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण। देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए ये रहा। ठीक है, यानी कि इसका जो परावर्तक सतह है वह ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको अंदर से कलई किया गया है। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए लिखते हैं। देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है। देखिए यहाँ बीच में ये जो है हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये जो है हमारा मुख्य अक्ष है और ये हमारा इसका ध्रुव हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। देखिए इसे आर से सूचित करते हैं। चलिए देखते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। कहा है कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। देखिए दर्पण के मध्य बिंदु, देखिए यहाँ पर दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसे ही हम लोग कहेंगे ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ये रहा हमारा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, चलिए आगे है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र को हम लोग P से सूचित करते हैं। आगे है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे x और x डैश से सूचित किया जाता है। देखिए दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो दर्पण का चौड़ाई होता है वही हमारा दर्पण का द्वारक होता है। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। देखिए कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मुख्य फोकस, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को F से सूचित करते हैं। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी हमारा ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारा फोकस दूरी। देखिए इसे हम लोग फोकसांतर भी कहते हैं। फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस चिन्ह कैसा होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस चिन्ह जो होगा वो ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह कैसा होगा, तो ये हमारा धनात्मक होगा, यानी कि प्लस। देखिए गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। ठीक है, तो ध्रुव से किया जाता है, यानी कि जो पोल होता है ध्रुव, वहाँ से गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण किया जाता है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी चिन्ह कैसा होता है। ठीक है, अवतल हो या फिर उत्तल हो दोनों में ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध है। ठीक है, देखिए यानी कि जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि F बराबर r/2। ठीक है, या फिर r बराबर 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ठीक है, यह दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, देखिए देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान दिया गया है त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। देखिए एफ बराबर, अभी हम आप लोग को सूत्र लिखवाए हैं कि एफ बराबर होता है r/2, तो r का मान है 20। देखिए r का मान है हमारे पास 20। ठीक है, तो लिख देंगे 20/2, इसे काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 10 बार में। ठीक है, यानी कि एफ का मान कितना गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। देखिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कहता है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। ठीक है, लिखेंगे कि दिया गया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये हमारा होता है प्लस में, यानी कि प्लस 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगा। ठीक, तो सूत्र होता है हमारा एफ का कि एफ बराबर r/2, तो r का मान है 32 बटे में 2, काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16, यानी कि एफ का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि दिया गया है जो r का मान है वह 36 सेंटीमीटर और f का मान पूछ रहा है, तो f बराबर होता है हमारे पास r/2, तो r का मान रख देंगे, कट जाएगा 36 18 बार में। ठीक है, यानी कि f का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसके आगे का देखिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यानी कि यह सभी प्रकाश के सभी किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। देखिए यहाँ से जितनी भी किरणें आएगी सबको मिला देगा एक बिंदु पर, जितनी भी आएगी इन सबको एक बिंदु पर मिला देगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, जितना भी किरण आएगा सब के सब एक बिंदु पर मिल जाएगा, चाहे कोई भी किरण इधर से आए, सब यहाँ पर एक बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। चलिए ठीक है, चलिए इसे अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इतना ही धन्यवाद देते हैं आज। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।